आज पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उड़ीसा के प्रभारी और दिल्ली के विधायक वीरेंद्र काब्यान जी हैं, उड़ीसा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई निशिकांत जी हैं। आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ, जिसमें पूरे उड़ीसा से 5 लाख लोगों का समर्थन पत्र लेकर मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री की जाए। हमारी पार्टी की ये मांग हर राज्य के अंदर होती है और जहां हमें 2 जगह राज करने का मौका मिला है, जनता ने शासन करने का मौका दिया है। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 400 यूनिट तक बिजली आधे दाम पर है। पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है 1 जुलाई से, और पिछले साल 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री की गई। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 90% लोगों के घर का बिजली का बिल जीरो आ रहा है। 90% डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो वहां पे जीरो आता है। यही हाल दिल्ली में है। और जब आप उड़ीसा में 200 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे तो 80% हाउस होल्ड का जो बिजली का बिल होगा वो जीरो आएगा। उड़ीसा सरप्लस स्टेट है, यहाँ बिजली का उत्पादन दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक है। उड़ीसा के पास तमाम प्राकृतिक संसाधन है और बिजली दूसरे राज्यों को बेचने के बजाय मैं समझता हूं कि यहाँ जो निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई उस वक्त में पड़ता था नियोजन में, उसी समय से शुरुआत हुई थी। उड़ीसा पहला राज्य था जहां बिजली के क्षेत्र में निजीकरण की शुरुआत हुई थी और जिसके कारण से बिजली महंगी हुई यहाँ, जबकि बिजली यहाँ जरूरत से ज्यादा पैदा होती है, यानी जितना राज्य की जरूरत है उससे ज्यादा बिजली हम उड़ीसा के अंदर उत्पादन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां नवीन पटनायक जी की और योजनाएं चल रही हैं, हमारी मांग है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री की जाए। इससे 80% हाउस होल्ड को 80% डोमेस्टिक बिजली बिल जीरो आएगा। इसके साथ साथ संगठन निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी बूथ स्तर पे, जिले के स्तर पे, ब्लॉक के लेवल पे और विधानसभा के लेवल पे अपना मजबूत संगठन का निर्माण कर रही है। और आज जो कार्यक्रम हुआ जिसमें लगभग 5 लाख लोगों का समर्थन पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया है, ये सूचना और आज के कार्यक्रम में जितनी भारी संख्या में लोग उपस्थित थे, मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी को और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसको सौंपूंगा। चुनाव के बारे में, जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है उसके बारे में अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। संगठन निर्माण का काम जारी है। संगठन बहुत अच्छा बन रहा है उड़ीसा के अंदर, और आज की जो मौजूदगी थी, आज की जो उपस्थिति थी वो बहुत ही उत्साहजनक थी। हम अपने एक कार्यकर्ता को हृदय से बधाई देना चाहते हैं और बहुत अच्छा प्रयास करने किया। दूसरी घटना जो बालेश्वर के रेल दुर्घटना की हुई, उस पर भी जरूर मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। बालेश्वर रेल दुर्घटना एक बहुत ही दुखद, भयावह, हृदय विदारक और मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है भारत के इतिहास में, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान, जो आधिकारिक सूचना है सरकार की ओर से, उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 300 लोगों की जान। लेकिन जो स्थानीय लोगों का कहना है, और आज जब मैं उड़ीसा आया तो जो लोगों ने बताया कि ये संख्या और अधिक है, उसको छिपाया जा रहा है। जनरल बोगी में कितने लोग मरे उनका पता नहीं, बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, अभी भी डेड बॉडी निकल रही है। ऐसी स्थिति में मौत का आंकड़ा वास्तविक रूप से कितना है, इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। दूसरी बात,
ये रेल हादसा क्यों हुआ, इतना बड़ा रेल हादसा कैसे हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल जब मोदी सरकार से पूछा जा रहा है तो मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने निकम्मेपन और नकारेपन को छिपाने के लिए मोदी जी की सरकार एक वही पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड बजा रही है कि इसमें तो साजिश हो रही, इसमें कोई साजिश है और इसकी सीबीआई से जांच हो। ये जले पे नमक छिड़कने के समान, ये इतनी बड़ी घटना का मजाक उड़ाने के समान। आप कल्पना कर सकते हैं इतनी बड़ी घटना हो जाए और उसके बाद आप साजिश के ऊपर ठिकरा फोड़ना चाहते हैं, तो साजिश की किसने? मैं इसका खुलासा कर रहा हूं आपके सामने। 3 लाख कर्मचारियों की कमी है रेलवे विभाग में, तो अगर 3 लाख कर्मचारियों की भर्ती मोदी सरकार ने नहीं किया है तो इसका मतलब मोदी सरकार की साजिश है ये घटना होने के पीछे। 79% 79% रेलवे सेफ्टी का बजट कम किया गया है, तो इसका मतलब मोदी सरकार की साजिश है इस रेल दुर्घटना के पीछे, क्योंकि उन्होंने रेलवे सेफ्टी का बजट कम किया। और सबसे बड़ी बात जो मीडिया के लोगों को जरूर लिखना और छापना चाहिए, दिखाना चाहिए, 8 फरवरी को एक दुर्घटना उसी ट्रैक के ऊपर टली। किसकी सूझबूझ से? जो ड्राइवर था उसकी सूझबूझ से टल गई, नहीं हो पाई, लेकिन उसकी जांच हुई। तो मेरी रिपोर्ट नहीं है, न निशिकांत जी की है, न अरविंद केजरीवाल जी की है, न कात्याल जी की है, रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर की रिपोर्ट है 9 फरवरी की। मैं उसकी कॉपी अभी आपको दे दूंगा। 9 फरवरी की 2023 की रिपोर्ट है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर की, जिसने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम खराब है और अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ी रेल दुर्घटना हो सकती है। ये कब कहा गया? 9 फरवरी 2023 को। मोदी जी की सरकार धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांध के और कान में रुई डाल के बैठी रही, और 3 महीने के बाद ये बड़ा रेल हादसा हो गया। तो साजिश किसने किया? साजिश नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। अगर आपके पास एक इतनी भयावह रिपोर्ट 9 फरवरी को मिल गई, 3 महीने पहले, कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ठीक नहीं किया तो इससे बड़ा हादसा हो सकता है, ये तो आपको फरवरी में पता चल गया था। तो अगर इन मौतों के लिए कोई जिम्मेदार है तो सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, भारत के रेल मंत्री और उनका मंत्रालय, रेल मंत्रालय जिम्मेदार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना का मजाक मत उड़ाइए। सीबीआई से जांच लेने का मतलब 17 साल बालेश्वर घटना का न्याय नहीं मिलेगा। मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और क्यों कह रहा हूं? 2017 में आंध्र प्रदेश के अंदर एक रेलवे की दुर्घटना हुई। तभी इन भाजपाइयों ने क्या कहा, मोदी सरकार ने क्या कहा, इसके पीछे माओवादियों का हाथ है। मित्रों, माओवादियों ने यह घटना की है, हम एनआईए से इसकी जांच करें। आपको मालूम है 2017 से एनआईए जांच कर रही है, 2023 आ गया, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। कानपुर में रेलवे की दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में मोदी जी ने कहा, मित्रों, आतंकवादियों का हाथ है, बहुत बड़ी घटना, आतंकवादियों की साजिश है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 7 साल हो गए एनआईए उसकी जांच कर रही है, आज तक उसकी चार्जशीट दाखिल नहीं। तो अगर बालेश्वर घटना की जांच आप सीबीआई से करा रहे हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं 17 साल तक इसमें कुछ नहीं होना। ये जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। ये मोदी सरकार के पापों को छुपाने के लिए सीबीआई की जांच, मोदी सरकार के गुनाहों को छिपाने के लिए सीबीआई की जांच कराई जा रही है। ये लोगों को न्याय देने के लिए नहीं कराई जा रही, क्योंकि 2 घटना मैंने बताई
आंध्र प्रदेश और कानपुर उत्तर प्रदेश में, जिसकी जांच एनआईए ने की और 7 साल हो गए, आज तक उसमें कोई चार्जशीट दाखिल नहीं। तो आप मजाक कर रहे हैं, आप इस देश के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। आज एक ऐसी सरकार देश के अंदर चल रही है जिसने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। अब कमजोर पटरियों के ऊपर अगर हर दिन वंदे भारत वंदे, अब स्टेशन मास्टर हो गए, हरी झंडी लेके हर जगह खड़े हो जाते हैं मोदी, हर जगह स्टेशन मास्टर की तरह है। पहले जो काम इलाके का सांसद करता था, रेल मंत्री करता था, या कोई छोटा एमओएस लेवल का मंत्री कर देता था गाड़ी को झंडी दिखाने का काम, मोदी जी हर जगह पहुंच जाते हैं। ये वंदे भारत ट्रेन, हरी झंडी, यहाँ हरी झंडी, आप स्टेशन मास्टर हो गए। आप 150, 100, 200 स्पीड की ट्रेन चला रहे हैं उन पटरियों पे जिस पर 80 किलोमीटर की स्पीड की ट्रेन नहीं चल सकती, जिसपे 100 किलोमीटर स्पीड की ट्रेन नहीं चल सकती, उस पर आप हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं। आपने बहुत वाहवाही लूटी, भाई कवच आ गया, कवच आ गया, कवच आ गया, एंटी कोलिजन सिस्टम डेवलप हो गया। अरे भाई, एंटी कोलिजन सिस्टम से 2% पटरियों पे 2% ट्रैक के ऊपर डेवलप किया है सरकार ने। 2%, 98% रेलवे ट्रैक अनसेफ है। इस देश के रेलवे ट्रैक की हालत बदतर है। 3 लाख कर्मचारियों की कमी है। 79% रेलवे सेफ्टी का बजट कम है। ये सरकार कर रही है तो सिर्फ एक काम कर रही है, भारत माता की जय लगाकर भारत माता की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। ये लोग कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे, भारत माता की जय, हम भारत की LIC बेचेंगे, भारत माता की जय, हम BPCL बेचेंगे, भारत माता की जय, हम FCI बेचेंगे, हम स्टेडियम बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे। और इसी के कारण ये दुर्घटना हुई है। निजीकरण की अंधी दौड़, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का दिन रात का एक सनक मोदी सरकार का, और जो अपनी जिम्मेदारी है उस पर ध्यान न देना, एंटी कोलिजन सिस्टम का डेवलप न होना, एंटी डिरेलमेंट सिस्टम का डेवलप न होना, ये सब कारण है इस दुर्घटना का। और इसमें साजिश का एंगल बताकर इसको डाइवर्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, ये उन 300 मौतों के ऊपर, उनके घाव के ऊपर नमक छिड़कने की कार्रवाई है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इसको ठंडे बस्ते में डालने की कार्रवाई। इसके अलावा दिल्ली का ऑर्डिनेंस देश के सामने है, किस तरह से तानाशाही से मोदी जी की सरकार काम कर रही है। 8 साल के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया कि साहब, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार को होना चाहिए। और 8 दिन में 5 जजों के फैसले को एक ऑर्डिनेंस के जरिए पलट दिया गया। दिल्ली के पक्ष में 2 बार आदेश आ चुके और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका, 2 बार संविधान पीठ का आदेश आ चुका। बावजूद इसके आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, जजों को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को नहीं मानते। आपने अचानक एक ऑर्डिनेंस के जरिए सब कुछ पलट दिया। तो दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और पार्टियों के प्रमुखों से पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी ने और हम लोगों ने मुलाकात की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने मुलाकात की है और हमने सबका समर्थन मांगा है कि जब ये ऑर्डिनेंस राज्यसभा में आए बिल के स्वरूप में, तो इसका विरोध सब लोग मिलजुल कर करें। और हम लोगों ने पूरी संख्या का भी आकलन किया है, अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तो ये बिल राज्यसभा में निश्चित रूप से गिराया जा सकता है। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी की सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है।
और भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी बन चुकी है। दिन रात इनका काम झूठ बोलने का है। ना इन्होंने 2 करोड़ नौकरी हस्ताक्षर दी, ना इन्होंने फसल का दाम दोगुना किया, ना इन्होंने देश के अंदर महंगाई की कमी की, ना देश में काला धन आया और ना 15 लाख मिले, और ना ही बुलेट ट्रेन चली। हाँ, बुलेट ट्रेन चलना तो दूर, रेल की दुर्घटनाएं जरूर हो रही है। आप देखिए, इतनी बड़ी रेल दुर्घटना होने के दूसरे दिन मालगाड़ी पटरी से उतर जा रही है, कहीं ट्रैक्टर लड़ जा रहा है, कहीं वंदे भारत से जो है टायर पकड़ा जाती है तो वो उखड़ जाता है हिस्सा। ये तो हालत है। दूसरा, मैं तो ये कहूंगा कि अब हर चीज में झूठ बोलना और साजिश का एंगल निकालने का ड्रामा मोदी जी को और भाजपा को बंद करना चाहिए। इस देश के लोगों को न्याय दें। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ। सर, ऑर्डिनेंस के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलेंगे, मांग करेंगे कि सहायता के लिए? देखिए, हम तो सबसे मांग कर रहे हैं, सारी विपक्षी पार्टियों से, और जैसे ही बीजू जनता दल से कोई बात इस सिलसिले में होगी तो आप लोगों को जरूर इसकी जानकारी दी जाएगी। अभी तक जितनी पार्टियों से मुलाकात हुई है उनमें से सीपीएम, समाजवादी पार्टी, तेलंगाना की बीआरएस पार्टी, तमिलनाडु की डीएमके और नीतीश कुमार जी की जेडीयू, तेजस्वी यादव जी की आरजेडी, ऐसे तमाम लोगों से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। और सबने झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी, अखिलेश यादव जी, सीताराम येचुरी जी, इन सब तमाम लोगों से पिछले दिनों में मुलाकात हुई है और सब ने एक स्वर में अपना समर्थन जताया। शरद पवार जी से, उद्धव ठाकरे जी से, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साथ में अपना समर्थन जताया। बीजू जनता दल से जब समर्थन मिलता है या उस दिशा में कोई बात आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से आप मांग होगी। हम तो सारे विपक्ष के लोगों से मांग कर रहे हैं, नवीन जी से भी मांग कर रहे हैं कि ये देखिए, भारत के संघीय ढांचे को बचाने की लड़ाई, और नवीन बाबू हमेशा संघीय ढांचे के पक्ष में अपनी बात कहते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करते हैं। तो मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि ये जो गैर संवैधानिक बिल है इसमें अपनी पार्टी का समर्थन दें। तो उस दिशा में अगर कोई बात आगे बढ़ेगी तो जरूर बताएंगे। हम तो सबसे अपील करते हैं